आज की जो हमारी क्लास है वो एएनएम फर्स्ट ईयर के लिए है और आज का हमारा टॉपिक है ओसीडी, जिसकी फुल फॉर्म होती है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ठीक है, जिसमें हम आज क्या क्या पढ़ेंगे, डेफिनेशन देखेंगे ओसीडी की, उसका इटियोलॉजी मतलब किस वजह से ओसीडी हो सकता है, और उसका ट्रीटमेंट देखेंगे, मेडिकल और नर्सिंग ट्रीटमेंट देखेंगे, क्लिनिकल फीचर भी देखेंगे। ओसीडी में होता क्या है, ओसीडी में कहता है एक इंसान जो होता है उसका एंजाइटी लेवल हाई रहता है और वो एक चीज़ को बार बार सोचते रहेगा। जैसे किसी को बहुत ज़्यादा सफाई करने की आदत होती है, या किसी को ये ना बार बार हैंड वॉशिंग करेगा, जैसे एक बार काम किया फिर हैंड वॉशिंग है। नॉर्मली हम हैंड वॉशिंग करते हैं, ठीक है, लेकिन वो क्या करेगा, बहुत एक्सेसिव हैंड वॉशिंग करेगा। जब भी किसी चीज़ को टच करेगा उसके तुरंत बाद ही वो हैंड वॉशिंग करने लग जाएगा, जिससे क्या हो सकता है कि हमारे हाथों की स्किन भी ख़राब हो सकती है। ठीक है, तो चलो अब मैं क्लास स्टार्ट कर रही हूँ। डेफिनेशन ऑफ ओसीडी। ठीक है, फर्स्ट हम डेफिनेशन देखेंगे ओसीडी क्या होता है। इट इज़ एन एंजाइटी डिसऑर्डर। मैंने आपको बताया था कि इसमें एंजाइटी जो हमारी होती है वो हाई रहती है, तो ये सबसे पहले क्या है, ये हमारा एंजाइटी डिसऑर्डर है। द पर्सन हैज़ रिकरिंग थॉट और इमेज। ठीक है, जो पर्सन होता है उसको बार बार थॉट आते रहेंगे और इमेजिनेशन करते रहेंगे, जिसको हम बोलते हैं ऑब्सेशन। ठीक है, एंड और अ रिपीटेटिव रियलिस्टिक टाइप बिहेवियर दैट द इंडिविजुअल इज़ अनेबल टू कीप फ्रॉम डूइंग। ठीक है, जब कोई चीज़ बार बार माइंड में आएगी, जो कोई चीज़ हम बार बार सोचे जाएंगे, तो क्या होगा, इसमें जो इंडिविजुअल होगा वो उस चीज़ को करने से खुद को रोक ही नहीं पाएगा, जो होता है हमारा कंपल्शन। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा ऑब्सेशन और कंपल्सन। नेक्स्ट इज योर द पर्सन में ट्राई टू सप्रेस दिस थॉट और बिहेवियर बट इज़ अनएबल टू डू सो। अगर पर्सन खुद से चाहता भी है कि वो ये चीज़ें ना करे, कि बार बार हाथ धोना या बार बार लोग चेक करना, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि उसका माइंड जो है वो इन चीज़ों में इन्वॉल्व है, एंजाइटी लेवल जो बहुत हाई है, तो वो ये चीज़ करेगा ही। द इंडिविजुअल नो दैट द थॉट्स और बिहेवियर आर इरिटेशनल बट फील्स पावरलेस टू स्टॉप। ठीक है, इंडिविजुअल को पता होता है जब ऐसा होता है तो हम कुछ नहीं कर सकते, हम कंट्रोल नहीं कर सकते और हमें बार बार ये चीज़ें करनी पड़ती हैं। आई होप कि आपको डेफिनेशन समझ में आई होगी। नाउ कम टू द, अब मैं आपको बताऊँ ऑब्सेशन क्या होता है, फिर ऐसे ही कंपल्शन क्या होता है। ठीक है, ऑब्सेशन की डेफिनेशन क्या है, इट इज़ डिफाइंड एज अनवांटेड इंट्रूसिव परसिस्टेंट आइडिया थॉट इम्पल्सिस और इमेज दैट कोज अ मार्क डिस्ट्रेस। ठीक है, ये एक ऐसी चीज़ होती है जो कि अनवांटेड होती है। कोई ये चाहेगा कि बार बार मेरी एंजाइटी इंक्रीज़ होए और मैं बार बार हैंड वॉशिंग करूँ या लोग चेक करूँ या घर की सफाई करूँ, ऐसा कोई नहीं चाहता। मोस्ट ऑफ द क्या होता है, मॉर्निंग में सफाई करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा इवनिंग में 2 टाइम कर लेते हैं घर की सफाई। ऐसा कोई नहीं होगा हर घंटे बाद सफाई करेगा। ठीक है, तो ये ऐसी अनवांटेड चीज़ें हैं जो बार बार हमारे माइंड में आती रहती हैं। ठीक है, जो क्या करते फिर हमारे अंदर डिस्ट्रेस कर देती हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज योर कंपल्शन। इट डिनोट अनवांटेड रिपीटेटिव बिहेवियर पैटर्न और मेंटल एक्ट दैट आर इंटेंटेड टू रिड्यूस एंजाइटी नॉट टू प्रोवाइड अ प्लेजर और ग्रेटिफिकेशन। ठीक है, ये क्या होती है, ये बिहेवियर होता है, हमारा बिहेवियर पैटर्न होता है, या जो हमारे मेंटली एक्टिविटीज उसका एक्ट होता है, जो हम करते कि इसलिए अपनी एंजाइटी को रिड्यूस करने के लिए करते हैं। ठीक है, और ये कोई ये नहीं कि हाँ ये हमें बहुत ज़्यादा पीसफुली होगा या बहुत ज़्यादा प्लेजरेबल होगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, ये प्रोसेस हम बार बार है, मैंने अभी हैंड वॉशिंग का एग्जांपल दिया था, हो सकता है हम पूरे दिन में 4 to 5 टाइम्स कर रहे हैं, इट्स नॉर्मल, लेकिन 25-30 टाइम्स कर रहे हैं तो वो क्या करेगा, हमारे हैंड्स का जो सॉफ्टनेस होते हैं उसे भी डैमेज करेगा, स्किन को भी डैमेज कर देगा। ठीक है, और सम टाइम बाद क्या होगा, हम खुद ही इरीटेट होने लग जाएंगे इन सब चीज़ों से। नाउ ओसीडी साइकिल होती है, मतलब पहले ऑब्सेशन आया, मैं आपको ऑलरेडी समझा चुकी हूँ ऑब्सेशन क्या है, उससे क्या हो रहा है, हमारी एंजाइटी इंक्रीज हो रहा है, फिर हम क्या कर रहे हैं, कंपल्शन जो मेंटल एक्ट था वो ले रहे हैं, फिर उसके बाद क्या करेंगे। अब पहले मैंने ना, मान लो एग्जांपल दे रही हूँ मैं आप लोगों को, मैंने किसी मुझे बार बार हैंड वॉशिंग की प्रॉब्लम है। ठीक है, मैं हैंड वॉशिंग में ओसीडी हूँ। ठीक है, तो क्या होगा, मैंने अभी पूरे घर की सफाई की तो मैंने हैंड वॉशिंग कर ली, लेकिन क्या हुआ, एकदम से मेरे घर पे कोई आया, मैं गेट खोलने लगी तो मैंने फिर हैंड वॉशिंग की, फिर मैंने उस इंसान को पानी दिया, मैंने फिर हैंड वॉशिंग की। ठीक है, पानी का गिलास वापस रखने की, फिर हैंड वॉशिंग की। तो ये क्या हो रहा था, मुझे ऑब्सेशन था मेरा। ठीक है, कि वो चीज़ का मेरे को एंजाइटी थी,
मुझे एंजाइटी आई, फिर मैंने क्या किया, उसके ऊपर एक्ट किया ना। जब मैंने गिलास उठाया, मैंने रखा, तो मेरे को एंजाइटी हुई कि मेरे हाथ गंदे हो गए, डर्टी हो गए, मैं बीमार हो सकती हूँ। तो उसके लिए मैंने क्या किया, हैंड वॉशिंग की। अब हैंड वॉशिंग किया, वो मेरा क्या था, कंपल्शन। उसके बाद जब मैंने हैंड वॉशिंग कर ली तो मुझे क्या मिला, रिलीफ। ठीक है। नाउ ऑब्वियसली कंपल्सिव डिसऑर्डर, इसमें क्या होता है, अफेक्ट ऑलमोस्ट 3% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन। ये जो हमारी पॉपुलेशन कंप्लीट है उसका 3% जो मतलब 3% जो होता है उसको इफेक्टेड करता है। ठीक है। स्टार्टेड एनी टाइम फ्रॉम प्री स्कूलर टू अडल्टहुड, ये कभी भी स्टार्ट हो सकता है किसी भी एज में। टिपिकली बिटवीन 20 to 24 के एज में तो होता ही है। मतलब जब हम एक नॉर्मली सोशली डीलिंग बहुत ज़्यादा करने लग जाए तब ये स्टार्ट हो ही जाता है। मैनी डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ OCD डिफरेंट फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। येस, OCD जरूरी नहीं है सबको एक ही टाइप का होगा। किसी को सफाई का होता है, किसी को हैंड वॉशिंग का होता है, कोई बार बार लॉक चेक करने का होता है। तो हर पर्सन का अलग अलग OCD होता है। कॉज ऑफ OCD स्टिल अननोन, कोई फिक्स कॉज नहीं पता है कि ये क्यों होता है। बेटर व्हेन डायग्नोज अर्ली, बस इसके लिए हम बेटर क्या कर सकते हैं, जब भी हमें ऐसे फील हो तो हम जल्दी से जल्दी डायग्नोज करवाएं और जल्दी से ट्रीटमेंट लें। क्लासिफिकेशन ICD-9, ठीक है, मतलब क्लासिफिकेशन है हमारे। तो OCD की अलग अलग क्लासिफिकेशन है। मीन्स F क्या हमारा ICD-10, क्योंकि F हमारा एक फोल्डर होता है जिसमें मेंटल हेल्थ की जितनी भी डिसऑर्डर्स होते हैं वो हैं। ठीक है, हर उसमें। ठीक है, तो इसमें आते हैं हम F42 पे आते हैं तो हमारा सिर्फ OCD होता है। लेकिन F42.0 पे जाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, प्रीडोमिनेंटली ऑब्सेसिव थॉट्स और रूमिनेशन आ जाएगा। नेक्स्ट इज योर predominantly compulsive act, mixed obsessional thought and act, other obsessive compulsive disorder, and the last one is your obsessive compulsive disorder and satisfied। ठीक है, तो ये क्या थी, ये हमारी क्लासिफिकेशन थी किस चीज़ की, OCD की। नेक्स्ट आते हैं इटियोलॉजिकल फैक्टर, जिनकी वजह से चांसेस होते हैं कि क्योंकि ये प्रॉब्लम हमें क्यों हो रही है। फर्स्ट इज योर साइको एनालिटिक थ्योरी। साइको एनालिटिक थ्योरी में क्या होता है, OCD और जो हमारे OCD पेशेंट्स होते हैं, ठीक है, OCD पेशेंट हैव वीक अंडर डेवलप्ड ईगोज, रीजन एंड सेटिस्फैक्टरी पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप, कंडीशनल लव एट। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो हमारे जैसे मान लो सम टाइम क्या होता है, हम एक फैमिली में रहते हैं लेकिन जो चाइल्ड होता है वो क्या सबसे ज़्यादा अपने पेरेंट्स से अटैच होता है। अगर उनके पेरेंट्स में प्रॉब्लम है, मतलब मदर फादर में हमेशा लड़ाई होती रहती है यार वो ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा, उसमें ये प्रॉब्लम अराइज हो, या फिर जो पेरेंट्स है वो उस पर चाइल्ड पे अच्छे से फोकस नहीं कर पा रहे हैं, मतलब उसको अच्छे से लव या केयर नहीं दे पा रहे, तो उसकी वजह से भी हो सकता है। नेक्स्ट इज साइको एनालिटिक थ्योरी में आगे और क्या, रिग्रेशन टू द प्री ऑडिपाल एनल सैडिस्टिक फेज combined with the use of specific ego defense mechanism, isolation, undoing, displacement, reaction formation, produce the clinical symptom of obsession and the compulsion। मीन्स क्या होता है, लाइक कि जब हम थोड़े बड़े होने लग जाते हैं या चाइल्डहुड में कुछ चीज़ें होती हैं जो हम दबा कर रखते हैं, ठीक है, या कुछ ऐसी चीज़ें हुई होती हैं जो हम सप्रेस कर लेते हैं, अपने में रखते हैं, तो क्या होता है बाद में जाके हमारे बाद हम क्या होता है कि वो चीज़ें बाहर आने लग जाती हैं। कोई भी चीज़ हो सकती है, या फिर ऐसे हुआ कि चाइल्डहुड में हमें पनिश किया गया बहुत ज़्यादा, या हम दूसरों से अलग रहे हैं, ये ठीक है, या हमारा रिएक्शन फॉर्मेशन अच्छा नहीं रहा है, तो उसकी वजह से भी हो सकता है। नेक्स्ट इज, ठीक है, बायोलॉजिकल एस्पेक्ट। बायोलॉजिकल एस्पेक्ट में क्या होता है, जो हमारे न्यूरॉन्स होते हैं वो वर्कआउट करते हैं। ठीक है, सबको पता है हमारे न्यूरॉन से ही ट्रांसमिट होते हैं मैसेज वगैरह। अगर उनमें कोई चीज़ें है, ठीक है, अगर मैं बार बार कोई चीज़ें माइंड में आ रही है, मेरे कोई थॉट्स है बार बार आ रहा है, तो न्यूरॉन्स के थ्रू ही मेरी बॉडी में ट्रांसफ़र होगा। ठीक है, तो क्या न्यूरो इमेजिंग टेक्निक हैव शोन एबनॉर्मल मेटाबॉलिक रेट्स इन द बेसल गैंगली द ऑर्बिटल फ्रंटल कॉर्टेक्स ऑफ इंडिविजुअल विद द डिसऑर्डर। ठीक है, अगर हमारी न्यूरो इमेजिंग टेक्निक है वो अगर उसमें हमारा एबनॉर्मल मेटाबॉलिक रेट्स ज़्यादा है तो ये प्रॉब्लम हमें हो सकती है। नेक्स्ट इज योर फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी में हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल स्टडी, sleep electroencephalogram study and the neuroendocrine study have suggested that there are commonalities between depression disorder and OCD। ठीक है, मतलब ये बहुत सारी हमारी जो थी स्टडीज़ की गई थी फिजियोलॉजी में, उन्होंने बताया कि जो हमारे डिप्रेशन, जो हमारे डिप्रेसिव डिसऑर्डर होते हैं और OCD जो होते हैं उनमें सम कॉमन थिंग्स होती हैं। ठीक है, neuroendocrine commonalities were suggested in a study in which about 1/3 of OCD clients
शोन नॉन सप्रेशन ऑन द डेक्सामेथासोन सप्रेशन। ठीक है, क्या होता है जो हमारे ओसीडी के पेशेंट होते हैं उनमें हमने जब स्टडी किया तो फाइंड आउट किया हमने कि उनमें डेक्सामेथासोन सप्रेशन, ठीक है, जो टेस्ट था वो कंडक्ट करके किया गया। एंड डिक्रीज ग्रोथ हार्मोन सिक्रेशन विद द क्लोनडाइन इनसफिशिएंट, तो उसमें देखा गया कि जो हमारे हार्मोन सिक्रेशन था वो उसका जो ग्रोथ था वो डिक्रीज हो गया, तो उसकी वजह से भी हो सकते हैं। नेक्स्ट इज बायोकेमिकल फैक्टर। बायोकेमिकल फैक्टर में क्या हमारा द न्यूरो ट्रांसमीटर सीरोटिन एज इन्फ्लुएंशियल इन द इटियोलॉजी ऑफ द ऑब्सेसिव कंपल्सिव बिहेवियर। जो हमारे न्यूरो ट्रांसमीटर्स होते हैं जिनके थ्रू हमारे बॉडी में मैसेज कन्वे होता है वो क्या कर रहे हैं, हमारे बिहेवियर को इफेक्ट करते हैं। ठीक है, ड्रग दैट हैव बीन यूज सक्सेसफुली इन एलिवेटिंग द सिम्टम ऑफ ओसीडी आर क्लोम्बाप्रामाइन। ठीक है, मीन्स बहुत सारी हमारी मेडिसिन होते हैं जो हम यूज़ करते हैं वो सारी सेलेक्टिव सेरोटोनिन रिप्यूटेक इनिबिटर्स। ठीक है, ऑल ऑफ विच आर बिलीव टू ब्लॉक द न्यूरोनल रिप्यूटिक ऑफ द सेल, मतलब वो दवाई देते हैं जो हमारे न्यूरॉन्स की एक्टिविटीज़ को स्टॉप कर देते हैं। नेक्स्ट डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया, मतलब क्या क्या डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया हमें रखने चाहिए। ठीक है, फर्स्ट योर स्पेसिफिक क्राइटेरिया टू बी क्लिनिकल डायग्नोस। ठीक है, एक स्पेसिफिक हमारा क्राइटेरिया रहना जाए क्या वो हम क्लिनिकल डायग्नोसिस कराएं। ठीक है, इसकी और जैसे हिस्ट्री लेना, फिजिकल एग्जामिनेशन करना, इस कॉमन। ठीक है, ये तो हमारे मेन पहले ही रहता है कि हमें पूरी हिस्ट्री लेना है, क्या है, कैसे वो बिहेव करते हैं, लेकिन उसके अलावा हमें क्लिनिकल डायग्नोसिस भी कराने होते हैं। एंजाइटी डिसऑर्डर विद द प्रेजेंस ऑफ ऑब्सेसिव और कंपल्सिव डिसऑर्डर। ठीक है, ईगो डेस्टोनिक रियलाइज थॉट एंड एक्शन आर इरिटेशनल और एक्सेसिव, must take up more than 1 hour a day, must disturb daily routine, symptoms cannot result from effects of other medical condition or substances। ठीक है, मतलब हमें अच्छे से क्लिनिकल डायग्नोसिस फाइंड आउट करना है। एंजाइटी डिसऑर्डर है वो भी ओसीडी के साथ, तो वो चीज़ें भी देखनी है। उसके बाद हमें देखना है कि वो कैसे इरिटेशन या उनका क्या एक्सेसिव क्या थॉट्स एक्शन चलते रहते हैं। ठीक है, और उनको मस्ट अप टेक अप मोर देन 1 आवर डे के लिए, उनका जो डेली रूटीन है वो उस चीज़ को भी डिस्टर्ब करेंगे। ठीक है, और डेली रूटीन में क्या क्या डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है वो सब चीज़ें हमें देखनी है। नेक्स्ट इज सिम्टम ऑफ ऑब्सेशन। अब क्या क्या सिम्टम्स हमें मिलेंगे, मतलब क्या चीज़ें ऐसी होंगी जिन्हें देख के हम कह सकते हैं इस पेशेंट को ओसीडी है। ठीक है, फर्स्ट इज रिपीटेड थॉट्स अबाउट कंटामिनेशन, एग्जाम में बी लीड टू फियर और शेकिंग हैंड्स और टचिंग ऑब्जेक्ट। ठीक है, मतलब बार बार माइंड में चीज़ें ये आएगी कि अगर मैं किसी चीज़ को हाथ लगाऊंगा या लगाऊंगी तो मेरे को इन्फेक्शन हो सकता है, मेरे हाथ गंदे हो सकते हैं। तो उस टाइम पे हम क्या कर सकते हैं, आपको इमेज में शो भी हो रहा होगा, जैसे उस पेशेंट जो भी पर्सन है वो टाइपिंग करने जा रहा है लेकिन उसने ग्लव्स पहने हुए हैं, तो इट्स नॉट गुड ना कि हम हर वक्त ही ग्लव्स पहन के हर काम करें। ठीक है, रिपीटेड डाउट्स, एग्जाम्पल रिपीटेडली वंडरिंग इफ़ दे लॉक द डोर और टर्न ऑफ एन एप्लायंस। मतलब क्या होता है, कुछ लोग क्या होते हैं लॉक लगा देंगे उसके बावजूद भी जैसे थोड़ा सा दूर जाएंगे तो उनको क्या लगता है कि मैंने गेट अच्छे से बंद किया या नहीं किया, लॉक खुला तो नहीं, तो वो उस चीज़ को चेक करने के लिए वापस आएंगे। ठीक है, आई शो यू सी इन दिस इमेज। इसमें दिख रहा है एक इंसान क्या कर रहा है, लॉक को खींच के देख रहा है। ठीक है, बाद अपने गेट को ओपन करके देख रहा है, तो उसे क्या उसने वो बंद करके चला गया लेकिन उसे फिर भी डाउट क्या है कि मैंने गेट बंद किया है या नहीं किया है, सही से बंद हुआ भी है नहीं हुआ है। तो वो क्या होगा, एक तो उसका टाइम वेस्ट होगा और वो बार बार उस चीज़ को चेक करता रहेगा और उसके माइंड में एंजाइटी आती रहेगी, और एंजाइटी आएगी तो जब तक रिलीफ नहीं होगा जब तक दोबारा जाके क्रॉस चेकिंग ना कर ले। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज a need to have a things in a certain order, exam feel intensive anxiety when things are out of place। ठीक है, इसमें क्या होता है, सी दिस इमेज, आपको ये पिक दिख रही होगी। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, इसमें सारी चीज़ें क्या है, पहले देखो एक पहले 2 वाइल्स है वो अच्छे से लगी हुई है, फिर कुछ हुआ है, फिर पेंसिल सीरियल, लेकिन कुछ लोग क्या होते हैं उनको ना हर चीज़ अच्छे से अरेंजमेंट में चाहिए। ठीक है, जैसे कुछ लोग होते हैं अपने घर को नीट एंड टाइडी पसंद करते हैं, सारे कपड़े हो गए या बुक्स होगी, जो भी चीज़ें वो अच्छे से अरेंज करेंगे। ठीक है, जैसे कोई बुक है वो हमें जिस सेल्फ में रखनी है हम वहीं रखेंगे, लेकिन अगर उनमें से कोई भी चीज़ हमें उसकी जगह पे नहीं मिलती है या ऑर्डर वाइज नहीं मिलती है, सिस्टम वाइज नहीं मिलती है जैसे हम रखते हैं, तो उनको एंजाइटी होने स्टार्ट हो जाएगी और वापस वो सब कुछ वैसे ही जब तक अरेंज नहीं कर लेंगे तब तक उनको क्या होगा, उनको रिलीफ नहीं मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट थॉट्स ऑफ एग्रेशन, एग्जाम्पल हर्ट अ लव्ड वन,
ठीक है, या सेक्सुअल इमिग्रेट। सी दिस वन, ठीक है, इस इमेज में दिख रहा होगा आपको, कोई सफाई कर रहा, कोई चल रहा, कोई बैठ रहा उठ रहा है, ठीक है, कोई बुक्स वगैरह को। तो ये क्या होता है, सम टाइम बाद क्या हो जाती है, एक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करने लग जाती है ये प्रॉब्लम, ये बीमारी, ये डिसऑर्डर हमें। नेक्स्ट, वॉशिंग ए हैंड क्लीनिंग, ठीक है, हम एक्सेसिव हैंड वॉशिंग और हाउस क्लीन, इसमें क्या हो रहा है, अगर हम हैंड वॉशिंग कर रहे हैं बहुत ही ज़्यादा, ठीक है, बार बार, मैं आपको पहले भी एग्जांपल जो हमारी स्किन को डैमेज कर देते हैं, क्यों, हमें ऐसा लगे ये छुआ, मेरे हाथ गंदे हो गए। काउंटिंग नंबर ऑफ टाइम दैट समथिंग इज़ डन, कुछ क्या होता है, बैठ के क्या होता है, काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो क्या होता है 1 3 5 ऐसे कुछ को एंजाइटी होती है, वो उस टाइम पे ये एक्टिविटीज़ शो करने लग जाते हैं। नेक्स्ट, चेकिंग समथिंग दैट वन हैज़ डन ओवर एंड ओवर, ठीक है, बार बार किसी चीज़ को बहुत बार चेक करना, एक्सेसिव चेक करते रहना। जैसे क्या होता है, कई बार हम रात में बहुत टाइम पे एज अ नॉर्मल हमने नोटिस किया होगा, जब हम नाइट में सोने लगे, कुछ को फियर होता है ना, अंधेरे से डर लगने लग जाए, तो उनको क्या लगता है हमारे बैक में कुछ है, तो क्या करेंगे, टॉर्च ऑन करके बार बार चेक करेंगे, कोई है तो नहीं, कोई खड़ा तो नहीं है, ठीक है, तो ये प्रॉब्लम। रिक्वेस्टिंग और डिमांडिंग एश्योरेंस रूम अदर्स, ठीक है, मतलब क्या करेंगे, उनको दूसरों को बोलेंगे या खुद ही रूम को अच्छे से इंश्योरेंस करके रखेंगे, मतलब अपनी सेफ्टी मेंटेन करके रखेंगे। नेक्स्ट, यू आर रिपीटिंग एक्शन, एग्जाम्पल गोइंग एंड आउट ऑफ डोर और अप एंड डाउन फ्रॉम अ चेयर, ठीक है, कोई भी एक एक्शन बार बार करना, लाइक जैसे कुछ नेल बाइटिंग्स करने लग जाते हैं, और वो नेल्स बाइटिंग क्या होता है, बहुत एक्सेसिव नेल बाइटिंग कर लेते हैं, ठीक है, या क्या होंगे, कभी ऊपर चढ़ेंगे नीचे उतरेंगे, कभी ऊपर कभी, या चेयर पे बैठ के मूव करते रहेंगे आगे पीछे को। ऑर्डरिंग, अरेंजिंग एंड रीअरेंजिंग क्लॉथ्स और अदर आइटम्स, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको एग्जाम्पल दिया था कि बुक्स को अरेंज करना, क्लॉथ्स को अरेंज करना, तो वो क्या करेंगे, सारे कपड़े जैसे एक सीरियल में लगे, जैसे पहले ब्लैक, फिर वाइट, फिर येलो, तो वही सीरियल उन्हें फॉलो करना होता है, वही कोडिंग वो फॉलो करेंगे, उसमें कोई चेंजेस नहीं आने चाहिए। नेक्स्ट, द ऑब्सेशन कंपल्सिव सीम टू बी वर्स इन द फेस ऑफ इमोशनल स्ट्रेस, और वो लोग, उनके फेस से हम जान जाते हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान है। क्लिनिकल फीचर्स, मतलब क्लिनिकल फीचर्स क्या होता है, जितने मैंने अभी आपको पढ़ाया था, तो उसके अकॉर्डिंग ये अलग अलग, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि हर इंडिविजुअल में ओसीडी अलग अलग होता है, मतलब किसी को किस चीज़ का होगा, किसी को होगा हैंड वॉशिंग का, किसी को होगा लोग बार बार चेक करने का, किसी को होगा सामान को एक प्रॉपर वे में अरेंज करना, किसी को हाइजीन का होगा, बार बार बात लेंगे, ठीक है। तो पहला आता है ऑब्सेशन थॉट्स, फिर आता है हमारा रूमिनेशन, ऑब्सेशन डाउट्स, ऑब्सेशन इम्पल्सेस, ठीक है, ऑप्शन रिचुअल्स, फिर आता है ऑप्शन स्लोनेस, ठीक है। तो ये फीचर्स थे हमारे। नाउ डायग्नोसिस, अब हम डायग्नोसिस करने जा रहे हैं कि हमें डायग्नोसिस कैसे करने चाहिए। फर्स्ट, सजेस्टेड बाय डेमोस्ट्रेशन ऑफ रिचुअलिस्टिक बिहेवियर दैट इज इरिटेशनल और एक्सेसिव, जो हमारे रिचुअलिस्टिक बिहेवियर होता है वो बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग होता है, ठीक है, क्योंकि हम उस चीज़ को बार बार किए जा रहे हैं, वो हमारे माइंड में बार बार उस चीज़ न्यूरॉन्स को डिस्टर्ब करता है। तो हम क्या करेंगे, MRI एंड CT स्कैन करेंगे जो एनालाइज करता है हमारे, ठीक है, जिससे हमें पता लग जाएगा, या हम पैट स्कैनिंग करेंगे शोइंग इंक्रीज ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म पार्ट ऑफ बेसल, ठीक है, ये सी दिस वन, इसमें ये पैट स्कैनिंग है किसी का, वो मैं आपको शो कर रही हूँ। इसमें क्या होता है, इंडिकेट अ डिफरेंस इन ब्रेन एक्टिविटी ऑफ OCD पेशेंट वर्सेस नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल जो हमारे पर्सन है उसके ब्रेन की एक्टिविटी और जिसको OCD है उसके ब्रेन की एक्टिविटीज इसमें आपको दिखाएगी या पेट स्कैन में, ठीक है। नाउ C1, दिस इज़ योर नॉर्मल पेशेंट, ठीक है, ये आपका नॉर्मल पेशेंट का CT, ठीक है, पैट स्कैन है। इसमें क्या हो रहा है, आपको येलो पोर्शन दिख रहा होगा, बहुत ही कम है, रेडिश भी बहुत ही कम है, तो मतलब क्या है, जो अगर हम कुछ सोचते हैं, अब क्या होगा, जैसे मैंने कोई चीज़ है टच कर रही हूँ मैं, तो मुझे पता होगा कि मुझे कब हैंड वॉशिंग करनी है, कितने टाइम बाद करनी है और कौन सी कंडीशन में करनी है, तो मुझे ऐसा तो नहीं लग रहा नहीं मैंने अगर अपने आप को ही टच कर लिया, मैंने किसी ग्लास को टच कर लिया तो मैं बीमार हो जाऊँगी, मुझे इन्फेक्शन होगा, ऐसा नहीं होता, ठीक है। लेकिन कम टू द नेक्स्ट डायग्राम, नेक्स्ट इमेज इन दिस वन, इट्स योर OCD पेशेंट, ठीक है, ये OCD पेशेंट का पैट स्कैनिंग है। इसमें आपको दिख रहा होगा येलो और रेड पोर्शन बहुत ज़्यादा हो रखा है, दिस योर येलोस, ठीक है, रेड एंड येलो पोर्शन आपको दिख रहा होगा। तो इसमें क्या हो रहा है, उसको वो चीज़, वो जो एक्टिविटीज़ है बहुत ज़्यादा हो रही है, ठीक है,
समझ में आया? तो इसमें क्या हुआ, हमारे में जो ब्रेन एक्टिविटीज़ थे वो कैसे चेंजेस आ रहे हैं। तो हाई एनर्जी यूजेस इन द ब्रेन ऑफ अ टिपिकल पर्सन विद द ओसीडी, हमारी हाई एनर्जी है जो हमारी बहुत ज़्यादा फोकस वाला है, वो ओसीडी पेशेंट में यूज हो रही है। नेक्स्ट, ओसीडी फाउंड एक्सेसिव विद द अदर डिसीज, जब किसी में हम मेंटल डिसऑर्डर या कोई और प्रॉब्लम देखते हैं तो उस वाले पेशेंट में ओसीडी फाइंड आउट मोस्ट ऑफ द टाइम किया जाता है। कॉमन डिसीज जिनको डिप्रेशन और सिजोफ्रेनिया होता है उनमें ओसीडी भी देखने के लिए मिलता है। डिप्रेशन इज़ द मोस्ट कॉमन, यस सबको पता है डिप्रेशन बहुत जल्दी होता है और बहुत मोस्ट कॉमन भी है ये, मतलब 3 टाइप्स का भी होता है हमारा, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर होता है, ठीक है। जो डिप्रेशन होता है इसके अदर टाइप्स भी होते हैं, बट क्या होते हैं मोस्टली हम क्या होते हैं ईजिली हमें फाइंड आउट होता है या हम मोस्ट ऑफ द पीपल में देखने को हमें मिलता है। मैनी पीपल विद द ओसीडी सफ़र फ्रॉम डिप्रेशन फर्स्ट, राइट, जिनको डिप्रेशन पहले हो रखा होता है तो उनमें ओसीडी बाद में देखने को मिलता है, या जिनमें ओसीडी होता है उनमें पहले डिप्रेशन हो चुका होता है। 2/3 ऑफ ओसीडी पेशेंट डेवलप अ डिप्रेशन, मेक ओसीडी सिम्टम वर्स एंड मोर डिफिकल्ट टू ट्रीट, यस इज़ ट्रू, ठीक है। 2/3 पर्सन जो हम देखेंगे ओसीडी के उनमें डिप्रेशन होता है, जो कि बाद में हमारे लिए ओसीडी का ट्रीटमेंट करने में भी डिफ़िकल्टी होता है। पीपल विद द ओसीडी कॉमन डायग्नोस्ड एज सीजोफ्रेनिया, हार्ड टू सेपरेट ऑब्सेशन फ्रॉम डिल्यूजन, या तो हम बाद में क्या होता है जिनमें ओसीडी होता है उनको बाद में जो डायग्नोस आ जाता है वो सीजोफ्रेनिया आ जाता है या डिल्यूजन्स आ जाता है। नाउ कम टू द ट्रीटमेंट, हमें उनको क्या क्या ट्रीटमेंट देनी चाहिए। फर्स्ट मैंने आपको पहले ही बताया था कि हमें पहले उनसे बात करनी चाहिए, उनकी कंप्लीट हिस्ट्री कलेक्शन करना चाहिए, ऑल आइडेंटिफिकेशन डाटा, पास्ट हिस्ट्री, प्रेजेंट, पहले कोई फैमिली में ऐसा इशू रहा हो, कोई डिप्रेशन तो नहीं रहा, पहले वो सब जान लेना, ठीक है। उसके बाद हम क्लिनिकल डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट्स फॉलो करते हैं, ठीक है। ओनली कम्प्लीटली क्यूरेबल इन रेयर केसेस, ठीक है। अगर हम ये सोचते कि इसको हम बिल्कुल ही ख़त्म कर सकते हैं तो ये एक बार नहीं हो पाता, इसका ट्रीटमेंट लॉन्ग टाइम तक चलता रहता है, तो ये क्योर करने में टाइम रहता है और बिल्कुल ही ख़त्म करने में कुछ ही केसेस में इफ़ेक्टिव रहता है। मोस्ट पीपल हैव सम सिम्टम रिलीफ विद द ट्रीटमेंट, धीरे धीरे जैसे हम ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते जाते हैं, अगर पेशेंट हमारी गाइडलाइंस को या हमारी एडवाइस को प्रॉपर वे में फॉलो करता जा रहा है तो क्या होगा, ये ट्रीटमेंट जो होगा उसके जो सिम्टम्स आ रहे होते हैं वो ठीक होने लग जाते हैं। ट्रीटमेंट चॉइसेस डिपेंड ऑन द प्रॉब्लम एंड पेशेंट प्रेफरेंसेस, यस जो भी हम ट्रीटमेंट प्रोवाइड करने जा रहे होते हैं पेशेंट पे, उस टाइम पे हमें जो पेशेंट होता है उसकी कंडीशन को असिस करना होता है, या हम उसे कौन सी थेरेपी दे सकते हैं, क्या ट्रीटमेंट दे सकते हैं, वो पेशेंट की कंडीशन और उसकी नीड्स के अकॉर्डिंग देना होता है हमें। मोस्ट कॉमन ट्रीटमेंट जो होता है बिहेवियर थेरेपी होती है, कॉग्निटिव थेरेपी होती है और मेडिकेशंस होते हैं, ठीक है। या ठीक है, जो बिहेवियर थेरेपी होती है एक होती है हमारी कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, कॉग्निटिव चेंज द वे दे थिंक टू डील विद देयर फियर्स, ठीक है। इस थेरेपी में हम क्या करते हैं, हम पेशेंट के जो फियर्स होते हैं, मतलब जो एंजाइटी इंक्रीज होने से ये लगता है ना कि बाहर मुझे इन्फेक्शन हो जाएगा, इन्फेक्शन का फियर होता है, उसके साथ हम डीलिंग करेंगे और बिहेवियर चेंजेस करते हैं। बिहेवियर चेंज द वे दे रिएक्ट टू एंजाइटी प्रोवोकिंग, ठीक है, प्रोवोकिंग सिचुएशन, और हम उनका बिहेवियर मॉडिफाई करेंगे। जब उनको लगता था कि मैं गिलास को हाथ लगाऊंगी तो मुझे जाके दोबारा हाथ धोने पड़ेंगे, तो हम उस चीज़ को डील करेंगे, उस बिहेवियर को चेंज करेंगे कि जब ऐसे एंजाइटी आएंगे तो उनको उस सिचुएशन से कैसे डील करना है। एक्सपोजर एंड रिस्पॉन्सिव प्रिवेंशन, ठीक है। स्लोली लर्निंग टू टॉलरेट एंजाइटी एसोसिएटेड विद द नॉट परफॉर्मिंग रिचुअल बिहेवियर, उनको स्लो लर्निंग जो होगा उनको एक कैपेसिटी या एक लर्निंग सिखाएंगे कि वो अपनी एंजाइटी से कैसे डील करें या अपनी एंजाइटी को कैसे टॉलरेट कर पाए। साइकोथेरेपी, टॉकिंग विद द थेरेपिस्ट टू डिस्कवर व्हाट कॉजेज द एंजाइटी एंड हाउ टू डील विद द सिम्टम्स, मीन्स इस टाइम पे हम क्या करें, उनको बताएंगे कि उनको एंजाइटी किन किन इवेंट्स की वजह से होती है, क्या करने की वजह से उनको वो एंजाइटी या वो प्रॉब्लम आ रही है और उसके साथ कैसे डील करना, जो सिम्टम्स आएंगे उनके, ठीक है। सिम्टोमेटिक, तो इसमें क्या होगा, लर्निंग कॉग्निटिव स्ट्रेटेजी टू डील विद द एंजाइटी दैन ग्रेजुअली एक्सपोजर टू फियर्ड ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, उनको हम स्ट्रेटेजीज देंगे कि उनको कैसे अपनी एंजाइटी के साथ डील करना है। नाउ नेक्स्ट शुड बी डन व्हेन पीपल आर रेडी फॉर इट, और ये जब करना है जब हमारे जो पेशेंट है जिसको ओसीडी की प्रॉब्लम है, क्लाइंट है, वो इन चीज़ों के लिए रेडी हो। मस्ट बी कस्टमाइज फॉर ईच पर्सन स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ ओसीडी एंड देयर नीड्स, और हमें हर पर्सन में कौन सा ओसीडी है वो फाइंड आउट करके रखना है, जो मैंने अभी क्लिनिकल फीचर्स दिखाए थे उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। और उसके अकॉर्डिंग हमें उसकी नीड को असेस करना है और उसी के अकॉर्डिंग हम ट्रीटमेंट देते हैं।
नो साइड इफेक्ट, एक्सपेक्ट इंक्रीज एंजाइटी विद द एक्सपोजर टू फेयर। और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, सिर्फ जो हमारी एंजाइटी लेवल था वो पिक हो जाता है, ठीक है, जो हमारा फियर है वो ज़्यादा हमें फील होने लग जाता है। ऑफ्टन लास्ट अबाउट 12 वीक्स। पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ CBT या कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी लास्ट लॉन्गर देन दोज ऑफ मेडिकेशन। और इसका एक पॉजिटिव इफेक्ट भी देखने के लिए मिलता है। इफ़ OCD रिटर्न कैन सक्सेसफुली ट्रीट अगेन विद द सेम थेरेपी। अगर OCD दोबारा आ भी जाता है तो इसी थेरेपी से दोबारा उसको ट्रीट कर सकते हैं। बेस्ट ट्रीटमेंट अप्रोच फॉर द मोस्ट इज कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी कंबाइंड विद द मेडिकेशन। और इसके साथ क्या कर सकते हैं, हम मेडिसिन का भी यूज़ कर सकते हैं ताकि और भी इफ़ेक्टिव रहे। योर मेडिकेशन, दिस आर योर मेडिकेशन जो हम क्लाइंट को देते हैं, जिसमें पहले आते हैं हमारे एनिजोलाइटिक, बेनाजोडाजिपाइन सच एज क्लोराडिजापाइन, पॉक्सिड और द डिजापैम, ठीक है, जो डाइजापाम होते हैं वो सब हम देते हैं। गिव अ टेम्परेरी रिलीफ फ्रॉम एंजाइटी बट नॉट रियली इफेक्टिव ऑन ऑब्सेशन एंड कंपल्सिव, ठीक है। क्या होता है, ये सिर्फ एक जो हमारी एंजाइटी है उसको रिड्यूस करने में हेल्प करती है और ये इतनी ज़्यादा इफेक्ट, बट ये OCD को ट्रीट नहीं करते। फिर हम एंटी डिप्रेशन देते हैं क्योंकि डिप्रेशन जो होता है एक कॉमन कॉज होता है OCD का, ठीक है। सिलेक्टिव सेरोटाइन रेप्टेक इनिबिटर भी देते हैं, ठीक है, अलर्ट द लेवल ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर सेरोटाइन इन द ब्रेन, ताकि हमारे जो सीरोटाइन्स हैं उनको हम अच्छे से डील कर पाएँ, ठीक है। प्रिवेंट्स एक्सेसिव सेरोटोनिन, प्रिवेंट्स करिए क्या करेंगे, जो एक्सेसिव सेरोटोनिन जो सिक्रेशन होगा उसको हम इनिबिट कर पाएंगे, रोक पाएंगे। देन कैन बाइंड टू रिसेप्टर साइट्स ऑफ नियर बाय, जो रिसेप्टर्स होंगे उनको भी रोक पाएंगे, ठीक है। मोस्ट इफेक्टिव ड्रग ट्रीटमेंट हेल्पिंग अबाउट 60% ऑफ द पेशेंट, जो हमारे प्रोजेक, जोलोफ्ट, लेग्जाप्रो, पैक्सिल, ठीक है। ये हमारी क्या थी, मेडिकेशन जो हम OCD पेशेंट्स को देते हैं। नाउ कम टू योर नर्सिंग मैनेजमेंट। क्या 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 हमारे नर्सिंग मैनेजमेंट होते हैं या हमें क्या नर्सिंग मैनेजमेंट देने चाहिए। फर्स्ट, नर्सिंग असिस्टमेंट, ठीक है। सबसे पहले क्या आता है, नर्सिंग का हिस्ट्री कलेक्शन करना और पेशेंट को असिस्ट करना। तो असिस्टमेंट शुड बी फोकस ऑन द कलेक्शन ऑफ फिजिकल, साइकोलॉजिकल, सोशल डाटा। तो फर्स्ट जो हमारी असिस्टमेंट होगी उसमें हमारी हिस्ट्री कलेक्शन होना चाहिए, फिजिकल डाटा होना चाहिए, साइकोलॉजिकल डाटा होना, सोशल डाटा होना। द नर्स शुड बी particularly aware of the impact of obsession and compulsion on the physical functioning, mood, self-esteem and the normal coping ability। जो नर्सेज है जो OCD पेशेंट से डील करेंगे तो उन्हें पता न होना चाहिए क्या क्या सिम्टम्स ऑफ OCD, कि क्या से पर्सन बिहेव करता है उसमें, क्या उसकी फंक्शनिंग है, कैसे उसका मूड रहेगा, क्या उसकी सेल्फ एस्टीम रहेगी, कैसे वो नॉर्मल कॉपिंग एबिलिटी रहेगी उसकी, ठीक है। नेक्स्ट, नर्स शुड ऑल्सो नोट द डिफेंस मैकेनिज्म यूज टू कंटेंट और प्रोसेस पोटेंशियल फॉर सुसाइड, एबिलिटी टू फंक्शन एंड सोशल सपोर्ट सिस्टम। और नर्सिस जो है उसको ये भी ध्यान में रखना है कि जो भी OCD पेशेंट है वो कौन कौन से डिफेंस मैकेनिज्म यूज़ कर सकता है। नाउ द फॉलोइंग क्राइटेरिया मे बी यूज टू मेजर आउटकम इन द केयर ऑफ द क्लाइंट विद द OCD। ये चीज़ें जो हमें OCD पेशेंट के लिए उसकी केयर के लिए हमें यूज़ करने चाहिए। फर्स्ट, द क्लाइंट इज़ एबल टू मेंटेन एंजाइटी एट द मैनेजेबल लेवल विदाउट रिसोर्टिंग टू द यूज़ ऑफ रिचुअलिस्टिक बिहेवियर, ठीक है। हमें देखना है कि जो पेशेंट है, जो क्लाइंट है, वो अपने एंजाइटी लेवल जो है उसको अच्छे से डील कर पाए, ठीक, एबल हो उस एंजाइटी को मैनेज करने में, ठीक है, कोई भी यूज़ किए बिना, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि रियलिस्टिक बिहेवियर ही वो यूज़ करें। इज़ एबल टू परफॉर्म एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग इंडिपेंडेंटली, और उसे देखना कि वो एबल है कि जो डेली एक्टिविटीज़ होती है वो अच्छे से परफॉर्म कर पा रहा, खुद से कर पा रहा है या उसे किसी की हेल्प चाहिए होती है। वर्बलाइज अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन एंजाइटी एंड रियलिस्टिक बिहेवियर, और हमें वर्बलाइज करके या देखना कि पेशेंट इस चीज़ को जानता है या पेशेंट को समझाना कि जो एंजाइटी आ रही है और उसकी वजह से वो जो बिहेवियर रियलिस्टिक मतलब जो वो बिहेवियर शो कर रहा है उसका क्या रिलेशन है, ठीक है। वर्बलाइज स्पेसिफिक सिचुएशन दैट इन द पास्ट हैव प्रोवोक्ड एंजाइटी एंड रिजल्ट इन सीकिंग रिलीफ थ्रू रिचुअल्स, मतलब क्या है, हमें जानना है वो सिचुएशन जिसकी वजह से एंजाइटी आती है, जिसकी वजह से वो पेशेंट OCD का बिहेवियर या सिम्टम्स शो करने लग जाता है, वो चीज़ों को जानना है और हम उसके बाद देखना है कि वो रिलीफ मतलब कौन से एक्शन के थ्रू, कौन से रिचुअल के थ्रू वो उस चीज़ को
डील करता है, कि जब वो एंजाइटी आ जाती है उसके बाद वो उससे कैसे कोप अप करता है या कैसे वो अपने आप को रिलीव करता है। डेमोस्ट्रेट मोर एडेप्टिव कॉपिंग स्ट्रेटजीज टू डील विद द स्ट्रेस सच एज थॉट स्टॉपिंग, रिलैक्सेशन टेक्निक एंड द फिजिकल एक्सरसाइज। तो हमें क्या करना है, उसको एक डेमोस्ट्रेशन शो करना है या उनको नॉलेज प्रोवाइड करना है जिसके थ्रू से वो क्या कर सकते हैं, जो बार बार चीज़ें उनकी एंजाइटी को इंक्रीज़ कर रहे हैं उसको वो स्टॉप कर पाएँ, या कैसे वो अपने आप को रिलैक्स रख सकते हैं रिलैक्सेशन टेक्निक के थ्रू, या फिजिकल एक्सरसाइज करके कैसे अपने माइंड को डाइवर्ट कर सकते हैं। इज़ एबल टू रिज्यूम रोल रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी बिकॉज ऑफ डिक्रीज नीड ऑफ फॉर रियलिस्टिक बिहेवियर। अगर हम कितना कर पाते हैं और हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटीज मतलब जो OCD क्लाइंट वो चीज़ों को समझ पाए तो वो ईजिली उससे कोप अप कर पाएगा। नेक्स्ट, नर्सिंग डायग्नोस। OCD में क्या क्या नर्सिंग डायग्नोसिस हो सकते हैं। इनइफेक्टिव कोपिंग, मतलब वो अच्छे से काम नहीं कर पाएगा, अच्छे से कोप अप नहीं कर पाएगा। रिलेटेड टू अंडर डेवलप्ड ईगो, उसकी ईगो में भी इशू रहेंगे। फिनेटिव सुपर ईगो, अवॉइडेंस लर्निंग, पॉसिबल बायोकेमिकल चेंजेस एविडेंस बाय रियलिस्टिक बिहेवियर एंड और ऑब्सेसिव थॉट, मतलब जो भी उनकी होगा, जो उनके थॉट्स में, लर्निंग में, जो हमारे बायोकेमिकल चेंजेस हैं उनमें क्या होगा, वो चीज़ें हमारी सुपर ईगोस वगैरह वो इफेक्टेड होंगी। तो हम कैसे जान पाएंगे, वो बाय द पेशेंट बिहेवियर और उसके जो थॉट्स हैं उनके थ्रू हम जान पाएंगे। फिर क्या, ऑब्जेक्ट क्लाइंट विल डेमोस्ट्रेट एबिलिटी टू कॉप अप इफेक्टिवली विदाउट रिस्टोरिंग टू ऑब्सेशन कंपल्सिव बिहेवियर और इंक्रीज डिपेंडेंसी। तो उससे क्या होगा, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होगा, हमें क्लाइंट को डेमोस्ट्रेशन शो करना है, एक कॉप अप स्ट्रैटेजी प्रोवाइड करना है या उनको सिखाना है कि कैसे वो अपनी एंजाइटी से डील कर सकते हैं, कैसे वो रिस्टोर कर सकते हैं ऑब्सेसिव से, ठीक है, और कैसे वो एक डिपेंडेंसी इंक्रीज़ कर सकते हैं ताकि वो दूसरों पे डिपेंडेंसी देख सकते हैं हम, ठीक है, और कैसे हम जो कंपल्सिव बिहेवियर है उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट, डायग्नोस इनइफेक्टिव रोल परफॉर्मेंस, उनका जो रोल होगा, मतलब जैसे हम घर पे जो काम करना है वो चीज़ें नहीं कर पाएंगे। रिलेटेड टू नीड टू परफॉर्म रिचुअल, ठीक है, एविडेंस बाय क्या रहेगा हमारा, इनइफेक्टिव रोल परफॉर्मेंस रिलेटेड टू नीड टू परफॉर्म रिचुअल्स एज एविडेंस बाय इनएबिलिटी टू फुलफिल यूजुअल पैटर्न ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। तो ये हमारा अनदर डायग्नोस हो गया। इसका ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा हमारा, क्लाइंट विल बी एबल टू रिज्यूम रोल रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो हमारा क्लाइंट रहेगा वो कैसे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल कर पाए। नाउ अब हम इसके लिए इवैल्यूएशन क्या करेंगे, रीअसेसमेंट इज कंडक्टेड इन ऑर्डर टू डिटरमाइन इफ द नर्सिंग एक्शन हैव बीन सक्सेसफुल इन अचीविंग द ऑब्जेक्टिव। मतलब हमें दोबारा से असिस करना है, बार बार देखना, हम उन्हें प्लानिंग देंगे, वो उनको एक्शंस करेंगे, तो उसके बाद दोबारा से असिस करेंगे वो फुलफिल हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। Evaluation of the nursing action of the client with the OCD may be facilitated by the gathering information using the following types of question। अगर हमें बार में दोबारा रीअसेस करना तो हम ये क्वेश्चन पूछ के कर सकते हैं। कैन द क्लाइंट रिफ्रेन फ्रॉम द परफॉर्मिंग रिचुअल व्हेन एंजाइटी लेवल राइजेस, ठीक है, मतलब जो भी जब एंजाइटी लेवल बहुत ज़्यादा होगा तो क्लाइंट कैसा बिहेवियर शो करता है या क्लाइंट क्या परफॉर्म कर रहा है उस टाइम पे। कैन द क्लाइंट डेमोस्ट्रेट द सब्स्टिट्यूट बिहेवियर टू मेंटेन एंजाइटी एट द मैनेजेबल लेवल, या जो हमें उन्हें कॉपिंग स्ट्रेटेजी सिखाई है, मैनेजेबल बिहेवियर सिखाया है, वो हमें डेमोस्ट्रेट करके दिखा सकते हैं कि एंजाइटी अगर होगा तो वो कैसे उससे डील कर सकते हैं, ठीक है। डज द क्लाइंट रिकॉग्नाइज द रिलेशनशिप बिटवीन द escalating anxiety and the dependence or on ritualistic behavior और for relief, ठीक है। अगर हमारे क्लाइंट जो भी है हम उनका मीन्स जो भी क्लाइंट को रिकॉग्नाइज कर पाएंगे या जो नर्सिस वो रिकॉग्नाइज करके, या जो क्लाइंट है वो क्या कर रहा है उस रिलेशनशिप को समझ पा रहा है ताकि जो उसकी एंजाइटी है वो जो डिपेंडेंसी दिखा रहा वो कैसे उन चीज़ों से रिलीफ पा सकते हैं। क्लाइंट वर्बलाइज सिचुएशन दैट ऑकर्ड इन द पास्ट ड्यूरिंग विच द स्ट्रेटजी वॉज यूज्ड, कि क्लाइंट वर्बलाइज कर सकता है कि पहले भी उसे ऐसा हुआ था, उस टाइम पे उसने क्या किया था, या उसने क्या क्या प्रॉब्लम फेस की थी, या क्या ट्रीटमेंट लिया था, या उसको कैसे ट्रीट किया गया था। क्लाइंट वर्बलाइज अ प्लान ऑफ एक्शन फॉर डीलिंग विद दिस स्ट्रेसफुल सिचुएशन इन द फ्यूचर, ठीक है, या जो भी चीज़ें हमने सिखाया है वो क्लाइंट वर्बलाइज करके हमें बता सकते हैं, या क्लाइंट वो बोल सकता है या एक्सप्लेन कर सकता है। क्लाइंट परफॉर्मेंस सेल्फ केयर एक्टिविटी इंडिपेंडेंटली, या हमें देखना क्लाइंट जो है अपनी सेल्फ केयर एक्टिविटी अपने आप परफॉर्म कर पाता है या नहीं कर पाता है, ठीक है। डेमोस्ट्रेट एन एबिलिटी टू फुलफिल रोल रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, डेमोस्ट्रेट करने को
क्या क्लाइंट मतलब जो भी वो अच्छे से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल कर पाएगा नहीं। वर्बलाइज रिसोर्सेज फ्रॉम विच ही और शी कैन सीक असिस्टेंट ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ एक्सट्रीम स्ट्रेस। ओके, नाउ अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है, ओसीडी के रिगार्डिंग।